बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यह है प्रोग्राम बाखबर। मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, कल एक अहम दिन है। कल यानी कि 16 अक्टूबर को मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। हम ये देखेंगे कि कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हल्के हैं जिनमें ये इलेक्शंस होंगे। KPK में पेशावर शामिल है, चारसद्दा है, मर्दान है। 6 पंजाब के शहर हैं जिनमें ननकाना है, शेखुपुरा, फैसलाबाद, मुल्तान, खानेवाल, बहावलपुर की तहसील चिश्तियाँ हैं, जबकि कराची जो है ये शामिल है सिंध से। नाज़रीन, हमने ये देखना है कि कल पुरअमन तरीके से इंतखाबात हो जाएंगे तो कौन कौन इसके नताइज बगैर रोए जो है वो कबूल कर लेगा। इमरान खान साहब जो कि इस इलेक्शन को रेफरेंडम कह चुके हैं, ये ज़िमनी इलेक्शन को रेफरेंडम का नाम दे चुके हैं, तो क्या ये वाकई इसको रेफरेंडम कहना मुनासिब है? ये हम अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शंस, ज़िमनी इलेक्शंस हार जाती है तो क्या इलेक्शन कमीशन के ऊपर फिर से कोई इल्ज़ामात की बौछार होगी या नहीं होगी? ये हम अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे। आज हमें हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने, हमारे पर मौजूद हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में है शनीला अमार साहिबा, हमें एजाज अहमद साहब ने जो कि हमारे हेड ऑफ इलेक्शन सेल पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ हैं, उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं ताहिर नईम मलिक साहब, और लाहौर में हम खुशामदीद कहते हैं आज़म चौधरी साहब को। सबसे पहले हम चलेंगे एजाज अहमद साहब की जानिब। एजाज साहब, ये एक अहम ज़िमनी इंतखाबात हैं और ये भी कहना क्या मुनासिब है कि ये रेफरेंडम है? और दूसरा ये भी बताइएगा कि कौन कौन से अहम हल्के आपको लग रहे हैं और कौन कौन से हल्के में कौन कौन सी पार्टी का वोट बैंक जो है वो ज़्यादा है? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। रेफरेंडम मेरे ख्याल में करार देना ये मुनासिब बात नहीं है, लेकिन चूँकि पार्टी हेड की तरफ से इस तरह की बात करना ये उनका एक बयान हो सकता है और वो साफ ज़रा कि ये उनकी हिकमत अमली है इलेक्शन की जो मैनेजमेंट है उसके हवाले से। लेकिन अगर हम इसको रेफरेंडम करार दें तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं होगा। हमारे यहाँ जो एक आम जलसा भी होता है, जो सियासी जलसा होता है, उसको भी लोग एक रेफरेंडम के तौर पर करार देते हैं कि फ़लाँ जगह पे हमने एक बहुत बड़ा जलसा किया और हम देखेंगे कि इतना बड़ा जलसा करेंगे और पूरा पाकिस्तान उसमें मुड़ता चला आएगा, और फिर बाद में हम उसके ऊपर फिर बहस हमारे यहाँ शुरू हो जाती है कि इमरान खान साहब के साथ या फ़लाँ या किसी भी सियासी जमात का जो कायद है या जो सियासी जमात की पार्टी है, जो सियासी जमात है, जब वो कोई भी जलसा करती है तो उस पर लोगों की कसीर तादाद आ जाती है तो उसके ऊपर बाद में फिर बहस शुरू हो जाती है। तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई नहीं है। लोग हैं, वोटर हैं, वोट देंगे। अब देखना हमने ये होगा कि कितने जो टर्नआउट इसका क्या रहेगा, लोग कल निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, कितनी बड़ी तादाद में निकलेंगे, कौन से लोग निकलेंगे, तो किस तरह के लोग निकलेंगे, तो ये एक देखने की बात होगी। और ये करार देना, और जिस तरीके से हम मीडिया में बात सुन रहे हैं, हमारे बाद तजज़ियाकार इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये जो कल के इलेक्शन है ये आने वाले अगले इंतखाबात के हवाले से एक बड़ा उसके ऊपर असरात मुरतब करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये भी मेरे ख्याल में जो मेरा ज़ाती ख्याल है, इस तरह की बात भी मेरे ख्याल में कोई मुनासिब नहीं है, कोई ज़्यादा मुनासिब तजज़िया नहीं है। हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं और फिर ये जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, इनकी अगर आप अहमियत देखें तो बहुत सारे हमारे यहाँ ज़िमनी इलेक्शन की इंतखाबात की अहमियत होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एक प्रैक्टिस के तौर पे होते हैं, उसके अलावा उनकी कोई अहमियत नहीं होती। अब आप ये देखें कि 8 जो कौमी असम्बली के जो नशिस्तें हैं उसमें 7 नशिस्तों पर इमरान खान साहब खुद हैं। इमरान खान साहब क्या इन इलेक्शन को अगर बिलफर्ज वो कुछ सीटें ले लेते हैं और साफ ज़रा के वो लेंगे तो दोबारा इलेक्शन होंगे, वो कौन सी सीट रखेंगे, कैसे रखेंगे, तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है। एक यूँ लगता है कि जैसे एक अमल है जो होने जा रहा है, इस अमल के अलावा इसकी कोई अहमियत नहीं है। हाँ, अलबत्ता जिस तरह की जो सूरत हाल वकूफ़ पज़ीर हो चुकी है सियासी सतह पर, जिस तरह की दोनों तरफ से, अपोजिशन की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, जिस तरह का सियासत का जो इस वक्त जो चलन है या जो उसकी समत नुमाई है, उसमें इस लिहाज से यह अहमियत के हामिल हैं कि हर जमात के लिए, हर उम्मीदवार के लिए इस सीट को निकालना ज़रूरी है, क्योंकि वो ये समझ रहा है कि अगर मैं यहाँ से जीत गया तो अगले इंतखाबात में मेरे लिए आसानी पैदा होगी। अगर हम इसको देखें कि जैसा कि आपने फरमाया कि किन हल्कों में कौन किस तरीके से जी वोट बैंक किसका ज़्यादा है, मेरे ख्याल में इस तरह की हम अगर बात करते हैं तो ये हमारा तजज़िया गलत और दुरुस्त भी हो सकता है। तो मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इन जो 8 कौमी असम्बली के जो हल्के हैं, इसमें सिर्फ एक हल्का ऐसा है जो NA 157 है। इसमें जो हार जीत है ये अगले इंतखाबात पर अपने असरात मुरतब कर सकती है। वो क्यों कर सकती है कि ये एक हल्के का जो रुख है, ये जनूबी पंजाब की सियासत को मुतय्यन कर सकता है। अगर एक खानवादा, गिलानी खानवादा यहाँ से जीत लेता है ये इलेक्शन, तो जनूबी पंजाब की जो सियासत है वो गिलानी ख़ानदान की तरफ इसका इर्तिकाज़ हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर कुरैशी ख़ानदान इस पर फतह पा लेता है तो कुरैशी ख़ानदान जो है वो जनूबी पंजाब की सियासत में बहुत ज़्यादा
मौसर हो जाएगा और ज़्यादा मोतबर हो जाएगा। ठीक है। तो एक हल्का है जिस मैं ये समझता हूँ कि जो एक खिते की, जो एक इलाके की, जनूबी पंजाब की सियासत का रुख मुतय्यन कर सकते हैं, और उसके जो असरात हैं वो पंजाब के दीगर उसमें भी, अजला में भी हम महसूस ठीक कर है, सकते हैं। एजाज बाकी साहब, एक प्रैक्टिस है मेरे ख्याल में। ठीक है एजाज साहब, अभी हमें मजीद भी टाइम मिलता है अगर, तो फिर मैं दोबारा से आपकी जानिब रुख करूंगी। सोलंकी साहब, ये कौमी असम्बली की 8 में से 7 नशिस्तों पर खान साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, खुद जो है वो कैंडिडेट हैं, तो आपको क्या लगता है नताइज सियासत पर असरअंदाज होंगे और फिर सभी नशिस्तों पर खुद ही उतर जाना मुनासिब होगा? मैं एजाज अहमद के तज्जिए से मुत्तफिक हूँ, और ये ना भूलें कि एजाज अहमद इस मुल्क के अंदर बहुत ही उंगलियों पर गिनने वाले अफराद हैं जो इलेक्शन की साइंस और उस एदाद व शुमार का तजिया करने की सलाहियत रखते हैं। तो मैं तो उनका मोतकद हूँ, तो मैं तो उनके तजिए से इत्तेफाक करता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि ये जो लोग एड्रेनलिन पंपिंग करके जो है वो इसको बहुत ज़्यादा एक जज्बाती सूरत हाल और रेफरेंडम और फलाह और ज़िंदगी मौत कांटे का मुकाबला कह रहे हैं, वो ज़रा थोड़ा सा ठंडा पानी पी लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। क्योंकि ये फ़र्ज़ कर लें कि तमाम सीटें जो है वो इमरान खान 7 के साथ जीत लेते, ठीक है, तो क्या उससे हुकूमत तब्दील हो जाएगी? जवाब है नहीं। जो ज़िमनी इंतखाबात में जो सूबाई सीटें हैं उससे कोई बुनियादी फ़र्क पड़ेगा? जवाब है नहीं। अगर ये सारी की सारी हार जाते हैं, जो कि शायद नहीं होगा, अगर फ़र्ज़ करें आधी जीतते हैं, तब भी इससे कोई बुनियादी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि फ़र्ज़ कर लें ये अगर सारी जीत लें और उससे ये तासुर मिले कि इस वक्त इमरान खान बहुत मकबूल रहनुमा है, चले हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई सदारती इंतखाब तो नहीं हो रहा, ये तो पार्लिमानी जमहूरियत है। आप एक ही सीट लेकर असेंबली में आ सकते हैं, आप 100 से इलेक्शन लड़ लें। तो मैं नहीं समझता कि इसकी इतनी अहमियत है, इसको बढ़ा चढ़ाकर। दर हकीकत ये इमरान खान की तरफ से लहू गर्म रखने का एक बहाना है, अपने कारकुनों को गर्म रखने का क्या एक कोशिश है कि देखें जी आप तो असेंबली से भागे हुए हैं, तो आप ठीक है। सोलंकी साहब, कदा कलामी के लिए माजूद चाहती हूँ, हम आपसे यहीं से बात का सिलसिला शुरू करेंगे, अभी एक ब्रेक लेंगे। नाज़रीन, आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। सोलंकी साहब, अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखिएगा। जी, मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि फ़र्ज़ कर लें किसी एक भी सीट पे इमरान खान हार जाते हैं, तो जो शख्स उनको हराएगा वो कल क्या कहेगा? वो यही कहेगा कि ये जो सबसे मकबूल तरीन जो लीडर अपने आप को समझते हैं, उनको मैंने हराया है। तो आप इसकी जो माने हैं, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर हम पेश ना करें। मैं नहीं समझता हूं कि सिवाय इसके कि इमरान खान इसको एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, इससे ज़्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं। ठीक है शरीला साहिबा, आप इत्तेफाक करती हैं सोलंकी साहब की इस बात से, और ये भी बताइएगा कि आप ये देखती हैं कि ये सियासी पोलराइजेशन में कल जो इंतखाबात हैं पुरअमन तरीके से हो जाएंगे? देखिए, इंतहाबात हो जाएंगे पुरअमन तरीके से भी। लास्ट टाइम भी जब ज़िमनी इंतहाबात हो रहे थे तो हम लोगों को बहुत से खदशात थे सिक्योरिटी को लेकिन ऐसा कुछ इक्का दुक्का लड़ाइयाँ होती हैं। जाहिर है इसमें देहात की साइड पे वोटिंग हो रही है तो वहाँ कुछ वाकयात हो सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ा हमें सिक्योरिटी का कोई खतरा नजर आ रहा है। बाकी ये कि इंतहाबात को उसी तरह लें जैसे बाकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती है। जब इमरान खान साहब हुकूमत के अंदर थे तब वो तमाम ज़िमनी इलेक्शन हार रहे थे, तो क्या आज जो अपने आप को पॉपुलर कह रहे हैं तो उस वक्त वो ये यकीन करने के लिए तैयार हो गए थे कि मैं अनपॉपुलर होंगे? वो नहीं हुए थे। वो आखिरी टाइम तक इक्तदार के साथ इसी तरह चिमटे रहते कि मैं अभी भी पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर हूँ, सब इंतहाबात ज़िमनी हारने के बावजूद भी। कल जो इलेक्शन हो गए वो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि इमरान साहब खुद खड़े हैं, उनका वोटर गुस्से में भी है, हो सकता है कि वो बड़ी तादाद में भी निकले। लेकिन हमें पिछली जो ज़िमनी इंतखाबात है उसके और इसके थोड़ा सा हालात को देखना भी चाहिए कि उस वक्त तमाम मुनहरिफ अरकान खड़े थे और जो लोग थे जो नवाज लीग का वोटर था उसको इस बात के ऊपर गुस्सा भी था। इस वजह से जो मकामी क़यादत थी उन्होंने वोटर को उस तरह से निकाला भी नहीं था। अब जो नवाज लीग के लोग हैं या PTI के, ANP के, मौलाना के, वो सब अपने लोग, उनमें से किसी भी मुनहरिफ को नहीं दिया गया टिकट।
तो ज़्यादा चांसेस है कि वो अपने बंदे को निकालेंगे। वोटिंग डे के अंदर एक मुख्तलिफ जो होता है सिनेरियो होता है, और इसी तरह जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसके मुख्तलिफ हालात होते हैं। तो आप अभी से जो है, अगर इमरान खान कुछ सीटें जीत जाएंगे तो उसको आप ये नहीं समझ लेना चाहिए कि बहुत पॉपुलर हो गए। हमें ये भी देखना होगा कि इस वक्त मुल्क में महंगाई भी बहुत ज्यादा है, तो जो वोटर है वो उसके ऊपर भी रिएक्ट कर रहा है। चूंकि कुछ हालात ठीक होने शुरू हो गए लेकिन फिर भी उतने नहीं ठीक हुए हुए, तो उसका भी थोड़ा बहुत असर होगा। तीसरी बात ये है कि इस प्रोसेस जो इलेक्शन का, इसको जो इमरान खान साहब ने मजाक बनाया, मेरा थोड़ा सा उससे हुकूमत से और पार्लियामेंटेरियन से ये है कि आप इसके ऊपर प्लीज कोई कानून साजी करें। ये नहीं होना चाहिए कि अभी देखिए इमरान खान एक सीट के ऊपर मेंबर हैं, कौमी असेंबली के अंदर हैं, वो उसके ऊपर तनख्वाह भी ले रहे हैं और फिर उनको इजाजत मिल गई कि वो जाकर 7 हलकों के अंदर खड़े हो गए हैं। अगर वो 7 की सीट जीत जाते हैं और वो फिर पुरानी ही सीट रखते हैं, यही 7 छोड़ देंगे, फिर इनके ऊपर इलेक्शन होंगे, तो जो टैक्स का पैसा मैं दे रही हूँ, मेरे कुलीग्स दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, वो जाया हो रहा है। एक मजाक बना दिया गया। फिर वोटर फिटीग भी हो जाती है कि आप कितनी दफा वोटर को इसी प्रोसेस के अंदर डालेंगे। अगर अगली दफा फिर इमरान खान साहब कह देते कि मैं जाके खड़ा हो जाता हूँ इन 7 के ऊपर, तो कोई आपका कानून उसको नहीं रोक सकता। अभी भी जब वो खड़े हुए हैं तो जो लोग थे उन्होंने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया, लेकिन उनको हर तरफ से क्लीन चिट मिलती गई और उनको सहूलत दे दी गई, जी आप जाएं और जाकर 7 के 7 हलकों के ऊपर खड़े हो जाए। इसके ऊपर कोई कानून साजी होनी चाहिए और ये रोकना चाहिए कि कोई ना कोई बार लगाएं। इस तरह पाकिस्तान में मजाक मत बनाएं इलेक्शन का कि जिसको जो दिल चाहे वो इस इलेक्शन को मजाक बना दे, और कल अगर वो 2-3 से भी हार गए इमरान खान तो डेंट पड़ेगा उनके वोट बैंक के ऊपर, उनके बयानियों के ऊपर पड़ेगा। और हमें तो मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि इस इलेक्शन को इतना ज्यादा सीरियस लेके ये नहीं कह देना चाहिए कि इससे जनरल इलेक्शन जो है उसका बारे में पता चल जाएगा। तीसरा ये है कि इमरान खान इसको यूज जरूर करेगा। अगर वो जीत जाते हैं मेजोरिटी के साथ, तो जो उन्होंने धरना देना है उसमें वो मजीद अग्रेसिव हो जाएंगे, वो मजीद हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि जी जनरल इलेक्शन की तरह जाए, क्योंकि मैं पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर हूँ। पिछले जो जुलाई के इलेक्शन देख लें और ये वाले इलेक्शन देख लें, वो हो सकता है, लेकिन अगर ये कह दें कि इससे काया पलट जाएगी या हुकूमत चली जाएगी, वो नहीं हो सकता। ठीक है ताहिर साहब, आपने शलीला साहिबा की गुफ्तगू सुनी। वो ये कहती हैं कि अगर वो इनमें से बहुत सारी नशिस्तें जीत जाते हैं तो वो फिर लॉन्ग मार्च के लिए प्रेशराइज करेंगे कि चूंकि मैं ज़िमनी इलेक्शन जीता हूं तो इलेक्शन जो है वो काबिल वक्त करवाए जाएं। आपका क्या कहना है, और आइंदा सियासत पर असरअंदाज होंगे ये ज़िमनी इलेक्शन? यकीनन होंगे, और ये मैं इनसे मुत्तफिक हूँ। शहनीला ने जो बात की, देखें हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में ये कानून है कि उन्होंने एक हद मुकर्रर की है कि उसके बाद आप उस एक से ज़ायद नशिस्तें पे इलेक्शन नहीं लड़ सकते। 2 है गालबन या 3 है, तो इसमें टैक्स पेयर का पैसा इन्वॉल्व है। और एक आप वोटर को ले जा रहे हैं कि ये अगर ये उम्मीदवार जीत गया तो फिर इस नशिस्त पे दोबारा इंतखाब होगा, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट में आना नहीं, हल्फ उठाना नहीं। तो ये प्रैक्टिस आज इमरान खान है, कल कोई और है, और बड़ा इसकी उम्र इलेक्शन की जो मशीनरी है और इंतखाबी अखराजात हैं, ख़तीर रकम उस पर लगती है। अब रही बात ये, देखें 10-11 माह इंतखाबात में रह गए, तो अभी से जो इंतखाबी मुहिम का टाइम है और जो हमारे यहाँ सियासी मुआज़राई है, हम इंतखाबी फ़िज़ा में दाखिल हो चुके हैं। तो इसमें अगर गवर्नमेंट को 2-3 सीटें मिल जाती हैं, 4 मिल जाती हैं, 5 मिल, तो उनके लिए उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट में ये है कि जो लोग कह रहे हैं कि 11 जमातों पे मुश्तमिल हुकूमत है और इत्तेहादियों की ब्लैकमेल, तो उनकी कंफर्ट जोन या ब्रीदिंग स्पेस बढ़ जाएगी। और इमरान खान साहब जीतते हैं तो कह सकते हैं कि जी मेरा जो बयानिया है अब भी मकबूल है। सही। और तीसरा, कुछ जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि उम्मीदवार जीतना और हारना तो वोटर ने फैसला करना है, लेकिन उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इंतखाबी कैंपेन की है और वो ठीक ठाक वोट लेंगे। हार जीत अलग बात है। वो मौलाना कासिम KPK में मुझे नज़र आ रहे हैं, वो शजरा मनसब नज़र आ रहे हैं, अली मूसा गिलानी नज़र आ रहे हैं, अब्दुल हकीम बलोच कराची में नज़र आ रहे हैं, आबिद शेर अली फैसलाबाद में। अब इनका वोटर जो है वो किसी पार्टी को वोट देता है और कौन जीतता है, लेकिन इन्होंने हलकों में वर्क किया है। फैसलाबाद में जो वहाँ पार्टियों के अंदर धड़ेबाजी होती है, चौधरी शेर अली ग्रुप और राना सनाउल्लाह ग्रुप, इन दोनों के दरमियान मुफाहमत हो चुकी है। मुल्तान में ये पोजीशन है कि गफ़ार डोगर जो नून लीग के MNA थे, उनका एक अच्छा खासा वोट बैंक है, वो भी अली मूसा गिलानी के साथ जा रहे हैं। और कराची में ये है कि जब बलोच कम्युनिटी है, अब्दुल हकीम बलोच, और वहाँ पे नून लीग का जो वोटर है वो भी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। और मौलाना कासिम जो हैं KPK में, वहाँ वोट डिवाइड होता था ANP का, JUI का, पीपल्स पार्टी का, नून लीग का। अब इन जमातों का मुश्तरका एक उम्मीदवार है मौलाना कासिम। तो ये जो नए ट्रेंड सामने आएंगे वो ये देखेंगे कि आने वाले इलेक्शन में
कल के इलेक्शन के तज्जियात की बुनियाद पर जो इंतखाबी इत्तेहाद होगा नेक्स्ट इलेक्शन में, या वोटर ट्रेंड सामने आएगा, या ये देखा जाएगा कि अर्बन एरियाज़ में लोगों ने हुकूमत की माशी कारकर्दगी की वजह से वोटिंग बिहेवियर क्या रहा है और अहम धड़े बरादरियों का क्या पैटर्न रहा है, वोटर मोबिलाइजेशन किस पार्टी ने ज़्यादा किया है, यूथ, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके सियासी जमातों के अंदर सेल होने चाहिए, वो इसका तज्जिया करें। एक चीज़ और जो मुझे इसमें नज़र आई कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा इसमें कैंपेन में मिसिंग नज़र आई, और उनकी एक विज़न थी कि ज़ाहिर है उनको इतने अरसे बाद रिलीफ मिला और उनकी वालदा की डेथ हुई, उन्हें लंदन जाना पड़ा, तो नून लीग की तरफ से कोई बड़ा ऐसे स्टॉल वर्ड नहीं था। वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ हैं, उनके लिए पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं, जो 3.25 करोड़ लोग सैलाब में मुतासर हैं, जो आलमी समिट हैं, हाँ। वहाँ उनकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी। सही। और आखिरी बात करूँगा कि कराची शहर पे मुझे अफसोस हुआ कि इमरान खान साहब ने भरपूर कैंपेन की है, लेकिन कराची में वो खुद खड़े हुए हैं। कराची पर वो कहते हैं कि कराची को इग्नोर किया गया, कराची हमारा हब है, कराची हमारी माशी शहरग है, कराची के इशूज़ हैं। कराची में अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में लोकल बॉडीज़ इलेक्शन होने हैं, लेकिन वहाँ को जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं उन्होंने कराची के वोटर्स को इस काबिल ही नहीं समझा कि जाके उनके सामने अपना कराची का माशी एजेंडा या सियासी एजेंडा सही। पेश करते। सही सही ताहिर साहब ने बहुत डिटेल्ड आज़म साहब तज्जिया दिया है। उन्होंने जो अहम बात ये कही है कि जो वोटर हैं वो वोट तो देंगे, लेकिन जो वोट लेने वाले हैं वो अपने अपने हलकों में क्या करेंगे, बिलखसूस उन्होंने कराची की सूरत हाल के बारे में रोशनी डाली है। आप क्या कहेंगे? अब शनीला साहिबा ने और ताहिर साहब ने तो ये कह दिया है कि अगर इमरान खान साहब जीतते हैं तो फिर उनकी हिकमत अमली लाहे अमल क्या होगा, लेकिन अगर हारते हैं तो क्या ये हार तस्लीम कर पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? शुक्रिया मदीहा। एक तो इन इंतखाबात का मैं नहीं समझता कि कोई फ़र्क पड़ता है हार या जीत से। सोलंकी साहब ने दुरुस्त इस पर बड़ा अच्छा तज्जिया उन्होंने किया था कि इस पे खान साहब चाहे सारी सीटें जीतें या खान साहब चाहे कोई सीट भी ना जीते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पार्लियामेंट के अंदर कोई तब्दीली आ सकती है या इलेक्शन का जो एक शेड्यूल टाइम है उसमें कोई तब्दीली लाई जा सकती है। एक तो ये बड़ी क्लियर बात है। दूसरा ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये तमाम वही सीटें हैं जो पीटीआई ने खाली की थी। पीटीआई के जो एमएनएस थे उन्होंने यहाँ से इस्तीफ़े दिए थे और ये सीटें खाली हुई थी। अब उन तमाम सीटों पे पीटीआई की जानिब से आप देखें कि 7 सीटों पे खान साहब खुद खड़े हैं और एक सीट के ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी जो है वो खड़ी है, जबकि बाकी मद्दम काबल उनके पीडीएम के उम्मीदवार हैं। सिर्फ कराची की एक सीट है कि जिसमें ज़्यादा उम्मीदवार हैं, बाकी आलमोस्ट पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार ही हैं हर जगह पे। तो इस सिलेक्शन के अंदर जो हमें जुलाई वाले बाई इलेक्शन के अंदर जो संजीदगी नज़र आई थी ना, एक तो वो संजीदगी नहीं है। आप देखें कि इसकी मैं नहीं समझता कि पीडीएम की जानिब से इसको इतना सीरियस लिया गया हो या उस लेवल पे कोई कंपेन आपको नज़र नहीं आई, क्योंकि एक तरफ सैलाब था, दूसरी तरफ और मुआशी बदहाली थी। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक तो इलेक्शन को मुलतवी भी किया गया। अब इन इंतखाबात को लेके आप ये नहीं कह सकते कि ये आने वाले इंतखाबात के ऊपर असरअंदाज होंगे। हाँ, ये ज़रूर है, ये शनीला साहब दुरुस्त कह रही थी कि जो इमरान खान साहब की एहतजाजी सियासत है या जो धरना है उस पर ज़रूर असरअंदाज हो सकते हैं। ज़ाहिर है अगर वो ज़्यादा सीटें जीतते हैं तो वो और मौसर तरीके से वो अपना जो नैरेटिव है वो पेश करेंगे और उनकी तक़वियत मिलेगी उनके लॉन्ग मार्च को या धरने को। हाँ, लेकिन जो बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है, जिस तरह अभी बड़े अच्छे तज्ज़िये इजाज़ साहब ने बड़ी खूबसूरती से चीज़ें सारी जो है ना एलाबोरेट की हैं, पाकिस्तान के जो इस वक्त हलकों के जिनमें इलेक्शन होने जा रहे हैं, हमें नहीं लगता कि इसमें खान साहब जो है ना बज़ाहिर वो मेजॉरिटी ले पाएंगे। इसके बावजूद कि पीडीएम की जानिब से उस तरह कंपेन नहीं की गई, ना मरियम नवाज साहबा नज़र आई, ना आपको कोई और बड़ी लीडरशिप आपको कंपेन करती या जलसों से खिताब करती हुई नज़र नहीं आई। इसके बावजूद नहीं लग रहा कि खान साहब को मेजॉरिटी ले। मेरा ख्याल है कि दरमियाना बराबर बराबर से एक रिजल्ट आएंगे जो जिसका इस इलेक्शन का फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि खान साहब ने एक सीट रख के बाकी फिर रिज़ाइन कर देना है, फिर वही पैसे का ज़िया, वही सारी एक्सरसाइज। तो लिहाजा ये इलेक्शन जो है ना कितने सूदमंद नहीं है, और ना इसमें आप देखें, आप जनरल पब्लिक को देखें, किसी का इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा। कोई इलेक्शन को ना डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ना इसके कोई सीरियसनेस आपको नज़र आएगी।
सही है। मदीहा, मैं एक चीज जी ऐड जी कर दूं। शानिला साहिबा, देखिए आपने अभी कहा ना कि वो अगर हार जाएंगे जी तो हाँ। क्या वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, उन्होंने तो जीत को भी ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं किया था। जब वो जीत भी गए थे तब भी वो इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इल्जामात लगाते रहते, उनको ब्लेम करते रहते कि इसने पूरी कोशिश की नवाज लीग को जितवाने की, और उन्होंने बिल्कुल भी कोई क्रेडिट उनको नहीं दिया था। ठीक अगर है। अब भी वो हारेंगे तो वो जीते या हारे, उन्होंने ब्लेम गेम में रहना है, और अगर हार भी गए फिर इल्जाम लगाएंगे और ये नहीं देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब दोनों में उनकी अपनी हुकूमत है, ठीक। तो वो रोना उनका जारी रहेगा, जीतने के बावजूद भी और हारने के बावजूद। ठीक है। एजाज अहमद साहब, आपकी जानिब एक मरतबा फिर से बढ़ेंगे, बताएगा ये तमाम तज्जियों को सुनने के बाद अब आप क्या कहेंगे? अब इलेक्शन के बाद की सूरत हाल के हवाले से भी बताइएगा कि सियासत पर असरअंदाज होंगे ये ज़िमनी इलेक्शन। देखिए, मैं फिर वही बात करूंगा, अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि 7 जो सीटें हैं उस पर इमरान खान साहब हैं और जो 8वीं सीट है उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी हैं, लेकिन दर हकीकत वहाँ पर भी इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान जो है ये इलेक्शन अपने जो है ना उम्मीदवारों के के तनाजुर में उनके बिहाफ पे नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वो अपने बयानिया के जो उन्होंने एक घड़ा हुआ है, मैं समझता हूँ उसके बुनियाद पर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, अब ये 7 सीटें हैं, वहाँ पर दूसरी तरफ से दूसरी जमातों के जो हैं वो उम्मीदवार हैं। अगर दूसरी जमातों के उम्मीदवार वहाँ से जीत जाते हैं या उनके दरमियान बहुत सख्त मुकाबला होता है, इमरान खान साहब के दरमियान और जो उनके मद्दे मुकाबल जो उम्मीदवार हैं उनके दरमियान अगर सख्त मुकाबला होता है और मामूली फ़र्क रहता है, मुझे बताइएगा कि उस मामूली फ़र्क को हम कैसे देखेंगे? सही। वो एक बहुत ही अहमियत की बात होगी, क्योंकि वो जो फ़र्क है वो दर हकीकत जो वोट लेने वाला वो शख्स है वो उस हलके का है, उसकी वो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जबकि इमरान खान साहब की वो कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। इमरान खान साहब जितने भी 7 हलकों में इलेक्शन लड़ रहे हैं वो उनकी अपनी कोई आबाई, जिसको हम कहते हैं ना कि हमारा आबाई हलका है या वो हल्का जहाँ से हम मुसलसल इलेक्शन लड़ते चले आ रहे होते हैं, वो उनका वो हल्का नहीं है। हल्का उन लोगों का है जो वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, दर हकीकत वही दुरुस्त नुमाइंदे हैं, वो अपने अपने लोगों की नुमाइंदगी करेंगे, अपने अपने लोगों की नुमाइंदगी की बुनियाद पे वो पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे। अब बयानिया के जिसको वो बयानिया या नैरेटिव कहते हैं, दर हकीकत ये नैरेटिव की जो इस्तिलाह है ये हमारी जो सियासी है, ये नैरेटिव को ये जो सियासी जमातें नैरेटिव कहते हैं, ये दर हकीकत सियासी नारे हैं, नैरेटिव नहीं है। बयानिया और चीज़ होती है, नैरेटिव और चीज़ होती है, सियासी जो नारा होते हैं वो अलग चीज़ होती है। अब इमरान खान साहब का जो सियासी नारा है ये उसकी बुनियाद पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन लोगों के जो लोग होते हैं वो ज़िंदा हकीकतें होती हैं, उनके मसाइल होते हैं, उनके दुख दर्द होते हैं, उनकी तकालीफ होती हैं, उनकी जो अजाला है वो उनके नुमाइंदे दुरुस्त उम्मीदवार और नुमाइंदे कर सकते हैं जो उनके दरमियान में रहते होते जो डोर टू डोर हैं। जाते हैं। लिहाजा अगर वो मामूली फ़र्क से भी अगर हार जाते हैं या ज़्यादा फ़र्क से हार जाते हैं, मैं समझता हूँ कि उनको हम समझेंगे कि ये उनकी जीत है। क्यों जीत है? कि उन्होंने एक ऐसे लीडर के मद्दे मुकाबल वोट लिए हैं जो अपने आप को पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर कहते हैं। ठीक है नाज़रीन, हमने पहले सेशन में जो बात की है वो आपने फरमाई है, और कल के जो इलेक्शन है उसके कबल जो खबर आई है, बड़ी खबर, वो क्या असर रखती है, हमने ये भी डिस्कस करना है। लेकिन उससे कबल प्रोग्राम में छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा से मुलाकात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। As far as President Biden's statement is concerned, I have discussed it with the Prime Minister, and we have summoned the Ambassador of the United States to Pakistan, Mr. Donald Bloom, to the Foreign Office of Pakistan for an official démarche. We meet each and every international standard in accordance with the IAEA as far as the safety and security of our nuclear assets. If there is any questions as to nuclear safety and security, then those questions should be directed to our neighbor India, who very recently accidentally fired a missile into Pakistani territory. That is not only irresponsible, that is not only unsafe, but raises genuine and serious concerns.
जी नाज़रीन, ये थे बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान के वजीर खारजा, जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब कर रहे थे। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है अमरीकी सदर जो बाइडन के बयान के बाद, जो कि उन्होंने दिया है पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम बारे। और उन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को कहा है कि ये कोई और भी खदशा है उन्हें, कि ये कोई और भी इस्तेमाल कर सकता है। तो वजीर खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बर वक्त इकदाम लिए गए हैं, जिसमें उन्होंने अमरीकी सफ़ीर को वजाहत के लिए दफ्तर खारजा तलब कर लिया है। इसके अलावा वजीर आजम पाकिस्तान जो मियां शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने ये कहा है कि अमरीकी सदर से मंसूब बयान को हक़ाइक़ के बरक्स और गुमराहकुन करार देते हुए उन्होंने इसे मुस्तरद कर दिया है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं और देखते हैं कि माजरा है क्या। सोलंकी साहब, ये आज बहुत ही बड़ी खबर आई है और इसके ऊपर बड़ा रिएक्शन भी आया है। देखें, ये बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान में है, दुनिया में ये बहुत बड़ी खबर नहीं है। और जो सदर बाइडन ने जो कुछ कहा है, ये उनकी कोई पॉलिसी तकरीर नहीं है, ये कोई लिखी हुई तकरीर नहीं है। अमेरिका में जो संजीदा जो बातें हैं वो लिखी हुई पढ़ी जाती है। हमें देखना चाहिए उस पूरी तकरीर को, जिसके अंदर ये एक बड़े जुमले के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है। वो जो तकरीर है वो दर हकीकत अमेरिका में दरमियानी मुद्दत के इंतखाबात होते हैं, मिड टर्म पोल्स, जो नवंबर में होंगे, अगले महीने। तो उस हवाले से ये एक फंड रेजिंग कैंपेन्स मुख्तलिफ शहरों में वो जा रहे हैं और उसमें वो गैर रस्मी बात कर रहे हैं। अपनी जो डेमोक्रेटिक पार्टी की जो बेस है उसको वो एनर्जाइज कर रहे हैं। और उसमें उनसे ये बात हुई है, उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के बारे में बात नहीं की, इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयानात वो इटली और हंगरी के बारे में भी दे चुके हैं। और बाद में फिर इससे पहले सऊदी अरब के बारे में वो कह चुके हैं, मोहम्मद बिन सलमान के बारे में कह चुके हैं। फिर उनको वो सारी चीज़ें वापस लेनी पड़ती हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कोई ये कोई बहुत ज़्यादा कोई संजीदा बयान है, लेकिन वज़ीर ख़ारजा ने बहुत मौसर उसकी वजाहत कर दी है कि हम क्या करेंगे। और वज़ीर आज़म ने भी कहा है, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने भी इस पर एक ट्वीट किया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान इसको अपने सियासी बयानिए के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जबकि खुद उनकी 2 लॉबिंग फर्म्स हैं अमेरिका में। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई घटिया किस्म के जुमले कहे थे और कुछ महीनों के बाद वो जाकर उनके घुटनों में बैठ गए थे। तो ये एक सियासत उस पर हो रही है। हमें अपने मफादात को देखना चाहिए और जो है वो सफारतकारी जो है वो सफारतकारों पर छोड़ देनी चाहिए। ठीक है शरीर साहिबा, ये सवाल कुछ इस तरह से हमारा था कि न्यूक्लियर असासों से मुतालिक अमरीकी सदर का हालिया बयान अमरीकी सफ़ीर को दफ्तर खारजा तलब करके बर वक्त डिमार्च करना कौमी मफाद में उठाया गया मौसर इकदाम है। आपको लगता है ये मौसर कदम है? जी बिल्कुल। और देखें, आज जब ये बयान आया तो मेरे फादर इन लॉ ने इसके ऊपर एक शेर कहा, मैं वो चाह रही हूँ कि मैं सुना दूँ कि हमें वो कह रहे हैं एक खतरा, उन्हें भूला हुआ है हिरोशिमा। बस मैं इतना ही कहूँगी अमेरिका को लेके। बाकी ये है कि जब से पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बना है उस वक्त से इंडियन लॉबी और वहाँ पे उनकी अपनी कुछ जो लॉबिंग है वो एक्टिव है और पाकिस्तान की न्यूक्लियर एसेट को लेके इस तरह के बयानात आते रहते हैं। ये कोई इतना सीरियस मसला नहीं है। दूसरा ये भी देखना चाहिए कि जब हमारे एक साबिक वजीर आजम जो हैं, जब वो इक़्तिदार से निकले तो जलसों के अंदर जाकर उन्होंने बड़े गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए थे पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को लेकर, जिसके ऊपर बड़ा शदीद रिएक्शन भी आया था मिलिट्री की साइड के ऊपर कि हमारे पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं वो महफूज हैं। देखना तो ये है कि पाकिस्तान जो है, क्या उसके एटमी असासों से कभी किसी को खतरा हुआ है? क्या हमने उसको किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल किया है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सिक्योरिटी न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स है वहां पे हम इम्प्रूव कर रहे हैं। IAEA के जो है कानून उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। जी जी। तो जो हमारे वजीर आजम का रद्द-ए-अमल है, जो हमारे साबिक वजीर आजम मियां नवाज साहब का रद्द-ए-अमल है, जो बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल, वो काफ़ी है और वो अमेरिका को समझाने के लिए भी काफ़ी है कि देखिए, या तो हम किसी चीज़ की वायलेशन कर रहे हो या हमारे न्यूक्लियर एसेट जो है वो हमने किसी को बेच रहे हो। जैसे कि इंडिया में बड़ी दफ़ा चोरी पकड़ी गई यूरेनियम होते हुए, पाकिस्तान में तो ऐसा कोई वाकया नहीं हो रहा। तो फिर तो आप हमारे ऊपर ये बात करें। दूसरी वही जो मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने कहा कि वो एक फंड रेजिंग के लिए गए हुए हैं, वहाँ पे ये बाय द वे बात हुई है। हो सकता है कि जो एक लॉबिंग फर्म हायर की गई है डेविड फेंटन की, उनकी तरफ से ये प्लांटेड सवाल करवाया गया हो। बहुत सी ऐसी चीजें हो सकता है। तो हमें बहुत चीजों को सामने रखना हुआ होगा। इसलिए ये बयान को इतनी संजीदगी से लेना कि जी ये पॉलिसी है, अमेरिका हमारे न्यूक्लियर एसेट की तरफ देख रहा है, हम पे कोई सैंक्शन लगे, जो सुबह से एक बयानिया बनाया गया। और इमरान खान साहब ने
इस मौके के ऊपर भी ये कि वो मुल्क के सॉलिडारिटी को शो करते हैं या हुकूमत के साथ मिलकर सख्त बयान देते, उन्होंने इसको भी हुकूमत के खाते के अंदर डाल दिया कि जी ये जो इम्पोर्टेड रिजीम आई है। तो पूछना ये कि अगर ये इम्पोर्टेड रिजीम अमेरिका की साजिश से आई होती तो फिर ऐसा बयान तो नहीं आना चाहिए था ना बाइडन की साइड से। तो मेरे ख्याल में जो हमारे सियासतदान हैं उनको थोड़ी सी मेच्योरिटी शो करने की जरूरत है कि ऐसे मौकों के ऊपर हमें कैसे जो है वो मुल्क के मफाद को सामने रखना चाहिए। हुकूमत के साथ डिमार्श हुआ, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए था। साइफर की तरह का मामला नहीं रखना चाहिए था कि आपने वो उसको एक साजिशी बना लिया। इस हुकूमत ने कम अज कम ये काम नहीं किया है और उन्होंने बर वक्त डिमार्श करके अपना एक रद्दअमल दे के इसको डिफ्यूज करने की कोशिश की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ताहिर साहब, आप क्या कहेंगे? मुसद्दिक मलिक साहब कि हमें वो जो कही हुई बात याद आ रही है कि ये जो लॉबिंग फर्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में हायर की थी वो कुछ इसी सिलसिले के लिए हायर की गई थी और ये शायद उसी के आउटकम आना शुरू हुए हैं। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? जी, मैं इत्तेफाक रखता हूँ। मैं कहता हूँ अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम में लॉबिंग जो है वो इलीगल नहीं है। अब लॉबिंग सियासी जमातें अपने नुक्ता नज़र के लिए करते हैं कि उनके बारे में गलत फहमी कोई अगर है वहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है और अमेरिका के में उसके बारे में क्या राय पाई जाती है, इस हद तक तो ठीक है। लेकिन जो बात शहनीला कर रही हैं कि अगर आप लॉबिंग इस शक्ल में कर रहे हैं कि वो रियासत और मुल्क के ख़िलाफ़ है, आप अपना एक अच्छा तशख़्ख़ुस और इमेज उजागर करें, ये और बात है। लेकिन रियासत के बयानिए के ख़िलाफ़, मफादात के ख़िलाफ़ काम करें, ये एक और बात है। हमने 90 की दहाई में देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को टारगेट करने के लिए एक स्टीफन सोलार्स का एक जेली खत जो है वो चलाया गया, अखबारात में ऐड लगी, उस पर शाया हुए, IGI की कैंपेन का हिस्सा था। बाद में प्रूव हुआ कि वो खत ही जेली था। तो इस तरह की जो चीज़ें, इनसे हमें सबक सीखना चाहिए। दूसरा, मैं एग्री करता हूँ सोलंकी साहब से कि वो पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं, आपको अमेरिका के जो अहम ओहदेदार हैं, सदर हैं, उनके बयानात में देखना चाहिए कि क्या ये पॉलिसी स्टेटमेंट है। पॉलिसी स्टेटमेंट है तो रिटर्न है, और फॉरम क्या है, ये टाइमिंग इसकी ऐसी है कि वो दौरान इलेक्शन कैंपेन एक उन्होंने ये एक लूज़ कमेंट दिया है, हमारे लिए उसका एहतजाज बनता है, हमने दुरुस्त किया। एक तो ये बयानिया भी दफन हो गया कि पाकिस्तान में रजीम चेंज हुई है और अमेरिका अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लाया है, तो उस मर्ज़ी की हुकूमत के साथ अब अमेरिका क्या कर रहा है, ये इसमें पाकिस्तान के जो सादा लोग, मासूम लोग हैं, उन्हें इसके ऊपर ये सोचना चाहिए। तीसरी जो बात ये है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो आलमी इदारे जो IAEA उनके जो उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उसके मुताबिक है। और चौथा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम में अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है। अमेरिका ने हमें F-16 तैयारे दिए, अफ़गान वार के दौरान अमेरिका ने हमारे जो एटमी प्रोग्राम है उसकी राह में जो रुकावटें थीं आलमी सतह पे, और जो अमेरिका के अंदर पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी की तरफ से अमेंडमेंट की, वो बहुत सारे अमेरिकन सदूर ने उन्हें वेव ऑफ किया, जो इस बात की सनद है कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पे जो वहाँ प्रोपेगेंडा हुआ उसका अमरीकी सदर ने खुद रद्द किया। और पांचवी बात यह है कि मेरी तजवीज़ ये होगी बिलावल भुट्टो जरदारी की से भी और मियाँ शहबाज शरीफ से और अपोजिशन जमातों से भी कि कौमी असम्बली के इजलास में मुत्तफ़िका करारदाद लाई जाए। ये जवाब है, सफ़ीर को तलब कर लिया, बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन हमें एक मुत्तफ़िका करारदाद कौमी असम्बली के इजलास में भी स्टेटमेंट पे लाना चाहिए। तो ये चंद गुजारिशात हैं जो मैं इस में कहना चाहता हूँ। ठीक है, आजम साहब आपकी जानिब बढ़ते हैं। IAEA की बात हो रही है, ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है जिसने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को खुद महफूज तरीन करार दिया है। और इसके अलावा पाकिस्तान की अगर रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग भारत से कहीं ज्यादा है। वो भारत जिसने 1994 से लेकर अब तक 1.5 दर्जन से ज्यादा गैर मुल्की एटमी मवाद को फरोख्त किया है। फिर भी ऐसे बयान पाकिस्तान के लिए आना, आप इसको कैसे देखते हैं? और दूसरा, पाकिस्तान ने जो इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है, आप उसको कैसे देखते हैं? दुरुस्त बात है कि ये प्रेसिडेंट अमेरिका का ये पॉलिसी बयान नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इसको इंतहाई सीरियस लिया गया और लिया जाना भी चाहिए। हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने उसको सही तरीके से हैंडल किया और वज़ीर ख़ारजा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज की, उसमें जो उन्होंने गुफ्तगू की और जो पाकिस्तान का मुकदमा उन्होंने पेश किया और जो जवाब दिया अमेरिका को, बहुत मौसर अंदाज के अंदर उन्होंने और मुदल्लल अंदाज के अंदर उन्होंने उस पर बात की। और उन्होंने ठीक कहा कि देखें कि पाकिस्तान का जो एटमी सारे असासे हैं वो महफूज हाथों में है, हमारे साथ भारत है। आप उसमें देख रहे हैं जिस तरह आपने अभी बात की कि भारत के अंदर चोरी भी पकड़ी गई बार बार। दूसरा ये है
कि पाकिस्तान में कभी कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि जिस तरह भारत के मिसाइल उड़ के पाकिस्तान में आके गिरते हैं तो वो कहते हैं जी गलती से आ गया, इस तरह पाकिस्तान के कभी उड़ के भारत के अंदर जाके नहीं गिरे कि जो गुब्बारे और पाकिस्तान वो कबूतर कहें जरूर जी पकड़े गलती हैं। से जाके मिसाइल गिर गया। पाकिस्तान के अंदर बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनकी हिफाजत की जा रही है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, चाहे वो उन्होंने फंड रेजिंग के दौरान ये बयान दिया है, इलेक्शन कैंपेन के दौरान दिया है, हमारे लिए इसको सीरियस इसलिए लेना चाहिए क्योंकि हमने हमेशा अमेरिका के साथ एक इत्तेहादी और एक दोस्त का किरदार अदा किया है। चाहे अफगान जंग हो, चाहे दहशत गर्दी हो, हम अमेरिका के शाना बशाना खड़े रहे हैं। और अब जबकि पाकिस्तान इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल हालात के अंदर है, अमेरिका के प्रेसिडेंट का ऐसा इस वक्त बयान आना वो हमारे लिए ऑब्वियसली एक तकलीफ दे बात है, जिसके लिए हुकूमत का जो इकदाम है मैं समझता हूँ ठीक है। डिमार्च दिया गया है वहाँ के सफ़ीर को, और ये मलिक साहब की तजवीज़ बहुत अच्छी है। एक सेशन के अंदर, जॉइंट सेशन के अंदर उस पर करारदाद भी आनी चाहिए ताकि हमारा एक मौसर जवाब जो है वो उन तक पहुँचना चाहिए। और जहाँ तक भारतीय जो एटॉमिक जो असासे हैं उनके, उसके ऊपर उनको चाहिए कि उसकी निगरानी करें, उसको देखें, क्योंकि भारत के अंदरूनी इतनी खलफशार है, इतने मामलात उनके ख़राब हैं जो कि वहाँ पे ये ख़तरात हो सकते हैं कि वहाँ पे गैर महफूज हाथों में एटॉमिक जो उनके हथियार हैं वो कोई गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल नहीं है। ये पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि सोचे समझे मंसूबे के तहत ये टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के एटमी एसेट्स के ऊपर बड़ी देर से दुनिया की नज़र है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो एटॉमिक एसेट्स हैं उन पे जॉइंट एक्सेस चाहिए या वो महफूज हाथों में नहीं है। ये उसी एजेंडे का मैं समझता हूँ एक हिस्सा है। ठीक है, अहमद साहब आपकी जानिब बढ़ेंगे। जब भी ज़िमनी इलेक्शन होते हैं, पाकिस्तान में इलेक्शंस का सीज़न आता है, तो जो खबरनामे हैं उनके बुलेटिन्स का आगाज़ ही इलेक्शन की खबरों से होता है। लेकिन आज चूँकि वो खबरों का जो आगाज़ है वो किसी और न्यूज़ से हुआ, तो क्या इस सिनेरियो में कोई जो हाइप है वो नीचे आती है इलेक्शन की? आप क्या कहते हैं, ये भी बताइएगा, इस खबर को कैसे जोड़ेंगे उस? देखिए, मैं तो पहले तो मैं ये जो अमेरिकी सदर है इनकी एक जो बयान के हवाले से बात करता चलूँ कि उनका बयान काबिल तशवीश ज़रूर है हमारे लिए, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हमारा रिस्पांस क्या है। क्या हमारा रिस्पांस ये है कि हम जलसों में खड़े होकर अमेरिका मुखालिफ बढ़ के मारना शुरू कर दें, या हमारा रिस्पांस ये रहा कि हमने इस मसले को सिफारती सतह पे उठाया है और हमने देखा कि हम इस मसले को सिफारती सतह पे उठा रहे हैं। ये हमारा सबसे ज़्यादा हमारे लिए उम्मीद अफ़ज़ा बात है और हमारा अच्छा रिस्पांस यही है। अच्छा, फिर इसको देखें कि अगर हम इस सख्त बयान को देखें तो गुज़श्ता जो साबिक जो अमेरिकी सदर जो डोनाल्ड ट्रंप थे, अगर हम उनके बयानात को देखें तो वो उनके बयानात धमकी अमेज़ होते थे, बल्कि उन्होंने धमकियों की एक सीरीज़ पूरी दुनिया के लिए चलाई। उन्होंने सऊदी अरब के जो है के हवाले से भी धमकियां दी, उन्होंने शुमाली कोरिया को भी धमकियां दी, फिर उन्हीं ममालिक में वो गए और उन्होंने दौरे भी किया और उनकी जो पेशरफ्त आगे की तरफ चली गई। और डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में दौर में हमने ये भी देखा कि अमेरिका की जो जंगें हैं वो सुकड़ी हैं, फैली नहीं हैं, उन्होंने जंगों को समेटा है। तो बयान अपनी जगह पे शिद्दत अमेज़ ज़रूर हो सकता है, लेकिन हमारा जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हम उसको दे रहे हैं। और अगर हम मौजूदा हुकूमत को देखें तो इनके जो सिफारती जो एक पूरा इनकी जो एक सरगर्मी रही है, जो महाज रहा है, वो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान का जो इमेज है या पाकिस्तान का के मामलात को सिफारती सतह पर अच्छे तरीके से पेश करने की कोशिश की है और कोशिश वो कर भी रहे हैं। जहाँ तक इस इलेक्शन के साथ इसको जोड़ने की बात है तो इमरान खान साहब का भी एक दो बयान में देख रहा था कि वो एक जो है ना वो सख्त बयान दे रहे थे इस अमेरिकी सदर के बयान को लेकर, तो वो तो इसको चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या हमारी ये मौजूदा हुकूमत ने इस बयान को सिफारती सतह पे देखने की कोशिश की है या कल किसी जलसे में या उसके नतीजे में देखने की कोशिश की? तो इसमें मेरा ख्याल में यह है कि ये एक दुरुस्त तरीका था। और जहाँ तक इसके असरात हैं तो इलेक्शन में जो ज़िमनी इलेक्शन है, जो आम वोटर्स हैं, उस पर हम उसको मैं नहीं समझता कि इस तरह का कोई उस पर कोई असरात। ठीक है तारिक साहब, हमारे पास 1 मिनट मजीद है क्योंकि आप इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर भी हैं, तो आप बताइएगा ये इंटरनेशनल रिलेशन के ज़मरे में इस बयान को कैसे देखते हैं? और जब भी पाकिस्तान बारे कोई भी बयान आता है तो आपको इंडियन मीडिया से ज़रूर एक दावत आती है कि आप आके अपना तज्जिया दें, तो आपको कोई दावत आई? देखें, अभी तो मैं समझता हूँ कि दावतें आ रही हैं। इंडिया में जो उनको गम गुस्सा था जर्मन वज़ीर ख़ारजा की स्टेटमेंट पे, अब वो इसको प्ले करेंगे। और हैरत की बात ये है कि देखें, जो न्यूक्लियर इररिस्पॉन्सिबल स्टेट वो हैं जहाँ इर्रेशनल लीडर्स रूल कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी हों, नॉर्थ कोरिया के हों, इसराइल के हों, उनके बारे में जो एक रवैया वेस्ट का वो मुख्तलिफ है। और इवन वो ख़ुद जो कह रहे हैं इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है वो जंगी तनाव और आर्म्स बिल्ड अप और आर्म्स रेस है।
यूक्रेन और रशिया की वजह से यूरोप और अमेरिका के बीच में, इन इश्यूज़ को आप एड्रेस करने के बजाय आप यहाँ आ गए। तो ये एक तो ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे इतनी बड़ी कोई न्यूज़ नहीं है, ये सही कह रहे थे सोलंकी साहब। और पाकिस्तान का न्यूक्लियर इररिस्पॉन्सिबल स्टेट के हवाले से कोई तासुर नहीं है जिस तरह दुनिया की दीगर रोग स्टेट्स का है। पाकिस्तान का तासुर बहुत सारी चीज़ों में बुरा होगा, लेकिन पाकिस्तान को किसी भी जो गैर जानिबदार मुबसरीन है वो ये नहीं समझते कि पाकिस्तान न्यूक्लियर इररिस्पॉन्सिबल स्टेट है। और यही पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है। किसी की एक स्टेटमेंट से हमारा जो सेफ्टी और सिक्योरिटी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है न्यूक्लियर प्रोग्राम का, यहाँ हुकूमत तब्दील भी हो जाए और फ़ौजी और गैर फ़ौजी जमहूरी हुक्मरान हों, फिर भी जो न्यूक्लियर माहिरीन है दुनिया के, उन्होंने इसकी सेफ्टी के हवाले से कभी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं किया। और यही पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी स्ट्रेंथ है। ठीक है नाज़रीन, आपने देखा कि हमने जो आज का प्रोग्राम है उसमें अहम इश्यूज़ हैं ज़ेर बहस लेकर आए हैं। अब अगले हफ्ते आपसे दोबारा से मुलाकात होगी, सिनेरियो क्या होगा और उस सिनेरियो पे हमारे एक्सपर्ट्स अपनी माहिराना राय कैसे देंगे ये भी हम देखेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। तमाम एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।